जनपद के जिलाध्यक्ष राजकुमार पाठक जी, हमारे बहुत ही डायनेमिक मुख्य शिक्षा अधिकारी और उनके साथ वेटरनरी खंड शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार, विद्यालय के हमारे शैक्षिक पटमूल से वरिष्ठ कनिष्ठ अध्यापकगण, मेरे बच्चों मीडिया के साथ में, ये बात सही है कि समय कम है और कम मिला भी है कि आगे भी कुछ कार्यक्रम लगे हुए हैं, लेकिन जितनी क्षण यहाँ बैठा मैं, मुझे लगता है कि मैंने अमूल्य समय यहाँ व्यतीत किया है। जब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री को सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई संत बोल रहा हो और इस समाज को जागृत कर रहा हो। ये भगवान ऐसी व्यवस्था बनाता है, ऐसी दुनिया बनाता है, ऐसी परिस्थितियां बनाता है कि जब जब समाज भ्रमित होता है, दिशाहीन होता है, जब जब उसके पैर लटकाने लगते हैं, जब तक उसका पहिया डगमगाने लगता है, तो कोई न कोई चेतना, कोई न कोई सचेतन उसके स्वरूप में, उसके अंश के रूप में, उसकी प्रतिभा के रूप में, उसके विचार के रूप में, उसके प्रवाह के रूप में या उसके कनेक्शन के रूप में आपके सामने, आपके मध्य में आके खड़ा हो जाता है और आपको कहता है कि जागो, सोने का समय नहीं। ये समय आ गया है जहाँ परिवर्तन की मांग युग कर रहा है। और युग परिवर्तन की मांग क्यों करता है? परिवर्तन की मांग इसलिए करता है कि हम ही कभी कभी जगत को भी अधीन हो जाए। कोई भी समाज अगर एक जैसा ही चले तो क्या आपको लगेगा कि ये समाज प्रगति कर पाएगा? जैसे कोई नदी रुकी रहे तो क्या वो प्रगति कर पाएगी? क्या जैसे बस्ती का एक कवि है, आपके ही टीचर है, वो भी हरिंदर, उनकी लाइन ही कोट करता हूँ कभी कभी कि अगर लड़ती नहीं, भिड़ती नहीं तो और क्या करती? समंदर कब किसी थोड़ी नदी की बात करता है? समंदर होता है, समंदर बनने के लिए तो नदी को चलना पड़ेगा और चलना ही प्रगति है। अब होता क्या है? व्यतिरेक क्या होता है? व्यतिरेक ये होता है कि किसी खेत में धान को, गेहूं को, फसल को, चने को, लाही को बोना पड़ता है। क्या आपने कभी किसी को घास बोते हुए देखा है क्या? ऐसे ही अच्छाई और बुराई का शाश्वत संघर्ष है कि जो बुराइयां होती हैं वो स्वतः जागृत होती हैं, अपने अस्तित्व को स्वयं बनाती हैं और अच्छाइयों को रोकना पड़ता है। जिस दिन हम अच्छाई रोकना शुरू कर देते हैं उस दिन घास का अस्तित्व खत्म होता है। अगर नहीं रोकोगे तो बंजर जमीन में ऐसे ही झाड़ियां, घास अपने आप हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब भी नए समाज की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, तो हमें दोनों तरफ से देखना पड़ता है। हम क्या उस जिस तरह से बात, जैसे हम एक आदिकालीन हमारी संस्कृति रही है, इसको हम कहते हैं कि हम सबसे प्राचीन बहुत कम संस्कृतियां रही होंगी या नहीं रही होंगी। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, ये सर्वाधिक प्राचीन संस्कृतियों में रही है। अभी कुछ अनसुलझे तथ्य निकलते हैं कभी कभी। हड़प्पा सभ्यता को कितना मानते हैं आप बताइए? लगभग 2500 से नीचे आप 3000 ले जाते हैं, 4000 तक ले जाते हैं, पीछे इससे ज्यादा तो नहीं ले जाते। जब द्वारिका जो समुद्र में डूबी हुई है उसकी कार्बन डेटिंग होती है तो क्या निकलता है? 25,000 साल, 25,000 साल। यदि कभी ऐसी सभ्यता निकलेगी, हम खोज पाएंगे उसकी कार्बन डेटिंग ये कहेगी 50,000 साल। कभी हम ऐसी भी डेटिंग में जाएंगे जहां कहेंगे कि भगवान राम का जो सेतु था, जो श्रीलंका तक बनाया गया था, वो इंजीनियरिंग का नायाब नमूना था। ये भी बात आएगी। अब वो पुरानी संस्कृतियां, पुराने तथ्य धीरे धीरे किसी कारण से हमारी अकर्मण्यता से मुक्त होते गए या मिस हो गए। तभी तो मैकाले ने हमको रक्षा कर लिया। मैकाले कहें, अंग्रेज कहें, जिसको भी कहें, उनके अनेक कारण यही था कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति और प्राचीन हमारी जो व्यवस्था देखा था वो कहीं हम उसको भुला रहे। अभी मैन जी बात कर रहे थे कि लक्ष्मी यूनिवर्सिटी की कुछ उन्होंने बातें बताई वहां पे। मैं बताना चाहूंगा कि आप जिस
परिस्थिति से उभर कर आए 1947। एक संत का नाम लेना चाहूंगा, वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और संत भी थे, महर्षि अरविंदो। बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी जो पुरानी गाथा है, अगर आप उसको पढ़ने तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ी जानकारी थी। लास्ट मोमेंट में जब उनको लगा कि उनको आभास हुआ कि हमारा देश आजाद होने वाला है, वो आध्यात्म की तरफ मुड़ गए। उन्होंने डेट डिक्लेयर कर दी थी, 30 तारीख को हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। इस तारीख को जो 48 का टारगेट लेके माउंट बेटन आया हुआ था, वहां से उसको 48 का टारगेट लेके भेजा गया था। और महर्षि अरविंदो को पहले से पता था कि 15 को देश हिंदुस्तान आजाद होगा। हमारी आपकी जो यात्राएं हैं वो अनंत जन्मों की यात्राएं हैं। ये 1-2 जन्मों की नहीं कि हम आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। ये जब आप गीता में जाते हैं, जब उसकी गहराई में जाते हैं, तो बात निकल कर सामने आती है। और आप कभी कभी रियलाइज करते होंगे कि किसी के साथ आप बैठते हैं तो बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, और किसी के साथ आप बैठते हैं तो आपको लगता है कि बहुत जल्दी मामला निपट जाए, असहज हो जाती है। और असहज होने के कहते हैं कि मिलत एक दारों को देनी और दूसरा एक प्राण लेनी। और तुलसीदास जब देखते हैं त्रेता युग की बात देखते हैं, त्रेता आप बहुत पुरानी बात करते हैं। त्रेता जब आप कहते हैं कि इतना सब समाज विकसित नहीं रहा होगा, साइकिल, ये मोटरसाइकिल और इतनी कारें नहीं होंगी, इस तरह की सड़कें नहीं होंगी, तब रथों से यात्रा होती थी, लंबी लंबी यात्राएं हुआ करती थी। उस समय परिकल्पना क्या करते हैं हमारे समाज की कि बहुत आपको बेसिक में ले चल रहा हूँ, पाठ्यक्रम में शामिल था कि राम राज्य बैठे लोग गए शब्दों का। अगली लाइन है कि ना और कोई राम प्रताप विषमता कोई। ये विषमता खत्म करने वाला समाज आज भी आवश्यक है और यही आवश्यकता है। अगर तुलना करिए, एक तरफ हमारे गवर्नमेंट स्कूल, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में प्राइवेट स्कूल। एक तरफ वो बच्चे आ रहे हैं जिनको कोई स्क्रीनिंग हमें नहीं करनी है, जो आ रहा है सबका स्वागत है, आओ बैठो पढ़ो, जितना हो सकता है पढ़ाएंगे, ऊंचा उठाएंगे। एक तरफ छटनी करके छाट के भेजे जा रहे हैं, तो अच्छों में तो अच्छा निकाले नहीं। लेकिन यहाँ पे जो आप बना रहे हैं, जो आप दे रहे हैं, वो बड़ा दुर्लभ है। आप अपने को कम मत रखते, आप हमारे जैसे लोगों को कितना पढ़ा दे रहे हैं कि टीचर बना दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ और को पढ़ाया होगा आपने, जहाँ पे आपने IAS बना दिया होगा, डॉक्टर बना दिया होगा। उस विद्यार्थी को जो दिल्ली में पढ़ा हुआ है, जिसने लैंप में पढ़ाई की है, किया कि नहीं किया, तो जिस दिन आप अपने अस्तित्व को, अपनी गरिमा को, अपने इसको समझते हैं, वो अमृत महोत्सव है। वो अमृत वही है जो आपके जो तालू वाला अमृत है ना, आपके तालू वाला अमृत है, वो आपके अंदर भी है, वही अमृत है। और वही अमृत आप जी रहे हो, वही आप कर भी रहे हैं। बस ये है कि उसका एहसास हमें हो जाए कि हमारा अस्तित्व है, हमारी गरिमा है, इस कायनात के साथ मैच कर रही है। और जब मैंने आपसे बार बार कहा था, शुरुआत में कहा था कि महंत कुमार जी जैसे लोग जब समाज भटकता है तब तक आके खड़े हो जाते हैं और आपको जगाने का काम करते हैं। व्यक्ति जो है वो ईश्वर के स्वरूप के रूप में मौजूद है, जहाँ है वही तो प्रज्ञा दे रहे हैं। और ये जो प्रज्ञा दे रहे हैं, यही तो प्रकाश है। जो प्रज्ञा है, प्रकाश से ये आगे बढ़ेगा। अब आपको बहुत छोटे शब्दों में 2-3 चीज बताता हूँ कि हमें क्यों अपने अस्तित्व को, इस गरिमा को याद भी रखना चाहिए। हमारी पौराणिक संस्कृति गरिमा के साथ हम आगे भी याद करें कि इन 75 सालों में जो हमारी व्यवस्था थी, इसमें हमने क्या कर दिया। आप सोचिए कि वो देश जो सुई भी नहीं बना पाता था, जिस तरह एक समय में सुई आयात करते थे। और आपको ध्यान होगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कहा था कि ये जो खापना नागर बांध है, इस तरह की जो परियोजनाएं हैं, ये भारत के अगले मंदिर और मस्जिद के लिए ये कहा था। और आप देख रहे होंगे आज की डेट में हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। लगभग गाँव में हम कह सकते हैं 70% आप तो कह सकते हो बिजली पहुंच चुकी है। आप अपना दौर याद करिएगा 90 का और 80 का, जब आपने भी लैंप की बत्तियां उठाई होंगी, मिट्टी की होंगी, और मिट्टी के तेल ढूंढा होगा, मिट्टी से मुंह मिला होगा, तो सरसों के तेल से दीपक जला के पढ़ाई किया है नहीं किया। तो ये दौर आपने प्रगति का देखा है, उठाया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह वहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि इसी बीच बहुत से रिसर्च ऐसे आते हैं जहां हम इसको बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, जो नहीं होना चाहिए, वो हमारे पैरामीटर पे होना चाहिए। सारी
70 और 80 के दशक में कहा गया कि माँ का दूध नहीं पिलाना है बच्चों को। बहन जी ध्यान करिएगा। और 90 के आसपास आते आते साइंटिस्ट कहने लगे कि माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है, 3 महीने तो इसके अलावा मत पिलाइए। अब ये बताइए कि इसके बीच में जिन्होंने माँ का दूध नहीं पिया, क्या उनमें तो विटामिन डिफिशियंसी आई होगी नहीं आई होगी? आई होगी ना। तो जब हम आंख मोल की पश्चिम की संस्कृति भरोसा करते हैं, पश्चिम के रिसर्च पर भरोसा करते हैं, तो वहीं हम अपनी स्थिति खो देते हैं। जैसे हर जगह पे अपने अपने हिसाब से पौधे उगाए। हम क्या करते हैं कि हम पाम ऑयल पे निर्भर हो रहे हैं, हम राइस ब्राउन ऑयल पे निर्भर हो रहे हैं। क्या सरसों उगना बंद हो गई? क्या मूंगफली उगना बंद हो गई? क्या नारियल उगने बंद हो गए? प्रकृति बहुत संभाल की चीज देती है और हर क्लाइमेट के हिसाब से चीज आपको प्रोवाइड करती है। इससे मैं कभी बात कहता हूँ तो साइंस के साथ मैं नेचर को भी जोड़ने की बात करता हूँ। अमेरिका का बच्चा राह चलते जब वो सड़क कछुआ पार कर रहा होता है तो उसको पत्थर नहीं मारता। कार वाला कितनी भी स्पीड में हो, अगर हिरन पार कर रहा है, बकरी पार कर रही है, कुत्ता पार कर रहा है तो ब्रेक लगा देता है। और हमारी स्पीड, हमें अभी नए नए मिले बढ़िया 4 नहीं मिले और हम क्या करते हैं? हमारी स्पीड कम है, हमें जल्दी पहुंचना है। क्या उस लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी स्पीड है? यही बात मोहन कुमार जी कह रहे थे, जो अभी कह रहे थे कि हम बहुत कुछ तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं। ऐसे ही आप इस समय आपकी अगर स्थिति बताऊं तो इंटरनेट की जो सेवाएं हैं, जो मोबाइल की स्थिति है, वो हर हाथों में मोबाइल लगभग हर हाथों कह रहे या हर परिवार में कह रहे। और स्थिति ये है कि हम हर चीज मोबाइल से देखना चाहते हैं, हर ज्ञान पे भरोसा करते हैं मोबाइल पे आ रहा होता है। हमारी जो किताबें ये पलटती थी, जो पढ़ने पलटते थे, ये धीरे धीरे इनके घंटे कम हो गए। अगर कोई काउंट करे महम जी तो हमारे जो मोबाइल के घंटे हैं, जो अगर हम काउंटिंग करें, और हमारी किताबों के जो घंटे हैं या हमारे परिवार के साथ के जो घंटे हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो एक 3 गुने पे है और एक जो है उसके आधे पे है, एक उसके आधे पे है। मोबाइल हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा समय ले जा रहा है। हम देख क्या रहे हैं? हर मिनट पे टिक टिक टिक, और क्या खोला? बंद खोला, टिक टिक टिक, क्या खोला? फेसबुक खोला। ठीक है, अब उससे ज्ञान भी ले रहे हैं। अब कोई वीडियो आ गया है, कोई चीज आ गई तो देखोगे ना, आपको ऑथेंटिसिटी नहीं पता है, वैधानिकता पता है ना, उसकी सत्यता पता है। बहुत कुछ फायदेमंद भी है, बहुत कुछ चैनल है ऐसे तो फायदेमंद भी है, लेकिन बहुत जगह ऐसे है जहाँ ट्रैक होगा। तो कहीं न कहीं अनुशासन की आवश्यकता वहां भी है कि प्रगति का दौर हमारा इतना बढ़ चुका है कि जितनी दुनिया परिवर्तित हुई पिछले सन 50 से लेकर 2000 के बीच में, उसकी जड़ डबल इस 20 साल के अंदर परिवर्तित कर दी। टेक्नोलॉजी ने इतना चेंज ला दिया। अब आप टेक्नोलॉजी से लौट नहीं सकते कि नदी है, समंदर तक जाना है, आपको आत्मा का परमात्मा से मिलन होना है, यही नियति है। आप इसको रोक नहीं सकते, लेकिन वो जो मर्यादाएं है ना, नदी के 2 किनारे क्या है, उसकी हमारी मर्यादाएं हैं। जिस समय हम मर्यादाओं को तोड़ते हैं, दोनों बंधों को तोड़ना शुरू करते हैं, तो क्या आती है? बाढ़ आ जाता है। यही तक हम जितनी समझ लेंगे, तो चाहे हम आध्यात्म की बात करें, चाहे अपने शैक्षिक परिदृश्य की बात करें, दोनों जगह हम सफल हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आज बहन जी ने ये परिचर्चा आयोजित की है, इसमें हम उम्मीद तो करते हैं, हम बार बार स्टूडेंट से कहते हैं कि बेटा डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, अच्छे बन जाओ, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बच्चे बड़ी जल्दी डिप्रेशन में आ रहे हैं। कोटा में बहुत से बच्चे गए, नहीं सफल हुए, उन्होंने किसी ने सुसाइड कर लिया या कुछ कर लिया। हमें बच्चों को ये भी लगे हाथ दिखाना है कि हार के भी आपको जीते, है ना, और हार गए तो कोई पाप नहीं कर दिया आपने। ये जो हारना है, ये जीवन का एक चक्र है। जैसे पहिया होता है गाड़ी का, साइकिल का पहिया होता है, कभी एक पोर्शन ऊपर होता है, कभी दूसरा पोर्शन ऊपर होता है, और ये रोटेशन चलता रहता है साइकिल का। एक दौर ऐसा भी था कि जहाँ हम सारी आधुनिकता की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, आज फिर लौट के 2022 की बात कर रहे हैं, 21वीं की बात कर रहे हैं, और फिर हम अपने मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की बात करने लगे। मैं समझता हूँ कि आप हमारे पथ प्रदर्शक हैं, जो हर एक व्यक्ति यहाँ जो बैठा हुआ है, वो एक प्रक्रिया है, एक चेतना है, एक ज्योति है। जहाँ जाएंगे विचार को और संस्कार को, हम लोग के साथ आपका
धन्यवाद।